सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको इतिहास का पाठ नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है, इसके कुछ ऐसे नोट्स आपको करवाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। अब आपको बार बार अपनी पुस्तक को उठाकर, अपनी बुक को उठाकर इस लेसन को नहीं देखना पड़ेगा, ना ही किसी गाइड को खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नोट्स तो करवा ही रहा हूँ और उसके बाद हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ जो कि पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चांसेस हैं, श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर आपने ये नोट्स और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप इस लेसन में से जो भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं। मैंने हर टॉपिक के 5-5 पॉइंट दिए हैं, 5 में से अगर आप 3 भी याद कर लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है, जैसे पहला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध और भारतीयों पर उसका आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव। ये सबसे पहला टॉपिक है और इसमें से कई बार 5 अंकों का प्रश्न आता है। जैसे ब्रिटिश सरकार ने युद्ध पर किए गए खर्चों की भरपाई के लिए करों में वृद्धि कर दी। फिर दूसरा पॉइंट है कि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। फिर युद्ध के दौरान कीमतें दोगुना हो गईं, जिससे मुश्किलें बढ़ गईं और गांवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया था। और इसके बाद 5वां पॉइंट कि 1918, 1919, 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिससे अनाज की कमी हो गई। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का भारतीयों पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। आप इन्हें अगर अपने खुद की राइटिंग में, अपने नोट्स की कॉपी में लिखेंगे ना, तो आपको ये अच्छी तरह से पॉइंट्स याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद है सत्याग्रह का विचार। आखिर सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए किया गया आग्रह। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार में यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा पॉइंट, गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो आप केवल सत्याग्रह के क्वेश्चन में यही 3 पॉइंट्स लिखें। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन से पहले अथवा 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का आता है कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन असहयोग आंदोलन से पहले चलाए, उनके बारे में लिखना है। 3 आंदोलन के बारे में भी आ सकता है। जैसे देखिए, जब गांधी जी भारत में आए तो 1917 में उन्होंने सबसे पहले चंपारण जिले के बागान मजदूरों के लिए बागान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। फिर 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया और 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने तीनों आंदोलनों की कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया, क्योंकि इस कानून को बहुत जल्दबाजी में ही इम्प्लीमेंट यानी पारित किया गया था। अब इस एक्ट की क्या बातें थी? इस कानून के जरिए सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, यानी कोई भी जनसभा नेता नहीं कर सकता था और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला मैदान में जमा हुए थे, यानी वो उस मेले में भाग लेने के लिए आए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लगा हुआ है। तभी वहां जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ पहुंचा और जाते ही उसने मैदान के बाहर से निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए और जनरल डायर ने बाद में कहा कि उन्होंने सत्याग्रहियों के मन में दहशत का भाव पैदा करने के लिए ही ऐसा किया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सिर्फ 6 लाइनें आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है असहयोग खिलाफत आंदोलन, क्योंकि ये इतना बुरा हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद गांधी जी इसका फैसला लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कैसे करना है। महात्मा गांधी को लगता था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना देशव्यापी कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। तो प्रथम विश्व और दूसरा कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार होने के बाद ये अफवाह फैली हुई थी कि ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। इसी सिलसिले में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया और क्या हुआ, और शौकत अली तथा मोहम्मद अली बंधु, ये नाम याद रखना, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई करने की चर्चा की। फिर 1909 में अपनी किताब हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें भारतीय मतलब जो भारतीय हैं उनका सहयोग ना मिले तो साल भर के भीतर ही उनका अंग्रेजों का ये शासन ढह जाएगा और स्वराज मिल जाएगा। और फिर क्या हुआ, दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में इस आंदोलन पर सभी नेताओं ने अपनी सहमति जताई और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन खिलाफत शुरू कर दिया गया। याद रखना, जनवरी 1921 में। फिर अलग अलग जगहों पर इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तथा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, शहरों में क्या पड़ा। देखिए इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। ये हुआ शहरों में, इसकी शुरुआत मध्य वर्ग से हुई, यानी मिडिल क्लास से। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए और वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। ये तो हुए सामाजिक प्रभाव। और आर्थिक प्रभाव क्या हुए, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों को भारी मात्रा में जला दिया गया। ये हुआ शहरों में आंदोलन का प्रभाव, 3 नंबर का क्वेश्चन। और आंदोलन का धीमा पड़ना, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन। कैसे धीमा पड़ा, आंदोलन की सफलता के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, यानी कोई और भी संस्थान होने चाहिए थे भारतीयों के, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। फिर फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी कॉलेजों में और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। एक तो ये चीज़। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि खादी का कपड़ा काफ़ी महंगा होता था, जिससे कुछ लोग उसे खरीदने की क्षमता नहीं रखते थे, इसलिए वे मशीनों द्वारा बने सस्ते विदेशी कपड़ों का प्रयोग करने लगे। तो इस तरह से शहरों में यह आंदोलन असफल हो गया। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गाँव में आंदोलन कैसे फैला और क्या हुआ। गाँवों में किसान बहुत दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे थे। अंग्रेजी शासन में गाँवों में जमींदारों ने किसान पर बहुत अधिक कर लगा दिए थे, टैक्स लगा दिए थे। किसानों को उनके खेतों पर बिना वेतन के काम करना पड़ता था। पट्टेदारों के रूप में उनके पट्टे निश्चित नहीं थे, यानी उनका किराया निश्चित नहीं था, इसलिए उन्हें कभी भी पट्टे से हटा दिया जाता था। पट्टे का मतलब किराए की ज़मीन। फिर वहाँ पर बाबा रामचंद्र थे, जो पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे। गिरमिटिया का मतलब बंधुआ। उन्होंने पंडित नेहरू के साथ मिलकर किसान सभा बनाई और गांव में आंदोलन चलाया। और ये फैला कैसे, गांवों में किसानों ने जमींदारों की नाई धोबी सुविधा बंद करने का फैसला किया। उन्होंने यह समझा कि इस आंदोलन का मतलब है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और उनकी ज़मीन भी वापस मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और जमींदारों के घर और अनाज भंडार लूट लिए। अब जंगलों में विद्रोह कैसे फैला। आदिवासी लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बड़े बड़े जंगलों में दाखिल होने की पाबंदी लगा देने से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे और क्रोधित भी थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार उन्हें अपने ही जंगलों में नहीं जाने देती थी। जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण के लिए जबरन बेगार करने पे मजबूर किया, यानी उनको बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करवाया, तो उन्होंने बगावत कर दी। उनके नेता का नाम अल्लूरी सीताराम राजू था, जो कि अपने आप को ईश्वर का अवतार बताता था। उसने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। आदिवासियों ने इस आंदोलन का मतलब समझा कि पहले की तरह जंगल अब उनके अपने हैं और उन पर उन्हीं का ही अधिकार है। तो उन जो अल्लूरी सीताराम राजू था, उसके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों के गुड़ेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अफसरों को मारने का प्रयास किया और गुरिल्ला युद्ध चलाया। और 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। और बागानों में स्वराज कैसे फैला। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान मजदूरों को बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी।
मजदूरों के लिए आज़ादी का क्या मतलब था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहे आ जा सकते थे और जिसमें उन्हें कैद करके रखा हुआ था। जब उन्होंने इस आंदोलन के बारे में सुना, असहयोग आंदोलन के बारे में, तो हजारों मजदूर अपने अफसरों के आदेश मानने से इनकार करने लगे। वे बागान छोड़कर अपने घर भागने लगे। उन्हें लगता था कि अब उन्हें गाँव में अपनी ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण ऐसा हुआ, वो रास्ते में रह गए और अंग्रेजों ने दोबारा पकड़ लिया। तो इस तरह हर जगह हिंसा फैल गई गांधी जी के इस आंदोलन से। फिर क्या हुआ? फिर ये आंदोलन वापस कैसे लिया गया? असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, जो कि 3 नंबर का प्रश्न आता है। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा बाजार से एक गुजर रहा शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, साइमन कमीशन का विरोध। ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत में संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में सुझाव देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उनका विरोध साइमन गो बैक के नारे से हुआ, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जो ये बताता कि असलियत क्या है। उसके बाद टॉपिक आता है 1930 पूर्ण स्वराज की मांग। साइमन कमीशन के विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं की बात सुनने का आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, इस विरोध को शांत किया गया किसी तरीके से। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ ली जाएगी। और इस कारण से ही ये 26 जनवरी का दिन हमारे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, यानी दूसरा आंदोलन। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 मांगों का एक खत लिखा। इसमें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की मांगें शामिल थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करने की, क्योंकि नमक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है जिसका इस्तेमाल अमीर गरीब सभी समान रूप से करते थे। जब 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगें नहीं मानी गई, तब महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ साबरमती आश्रम से एक नमक यात्रा शुरू की। 24 दिन तक 10 मील का सफर तय करके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और इसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई। क्वेश्चन आता है कि कैसे हुई शुरुआत? तो नमक कानून तोड़कर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके बाद गांधी इरविन समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेकर लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते में गांधी जी में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर राजी हुए और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में यह बातचीत बीच में ही टूट गई और गांधी जी को वापस निराश लौटना पड़ा। वापस आकर सरकार के सख्त रवैये को देखकर उन्होंने आंदोलन को एक बार फिर से शुरू किया, क्योंकि यह आंदोलन बार बार खत्म हो रहा था और शुरू हो रहा था। फिर 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया, यानी किस अर्थ में लिया। संपन्न किसान ने क्यों भाग लिया? व्यापारिक फसलों की खेती के कारण और व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से परेशान होकर जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना अब मुश्किल हो गया। इस भारी भरकम लगान से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने गांधी जी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसने? अमीर किसानों ने। गरीब किसानों ने क्यों भाग लिया? गरीब किसान लगान में कमी चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे, यानी किराए पे जमीन लेकर खेती करते थे, वे चाहते थे कि जमीन का किराया माफ कर दिया जाए, क्योंकि महामंदी के कारण उनकी नकद आमदनी बिल्कुल खत्म होने लगी थी। इसलिए उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर उद्योगपति। आर्थिक महामंदी के दौरान भारतीय उद्योगपतियों का व्यापार चौपट होने लगा था। जब उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों की बुराइयां की तो उनके व्यापार पर अंकुश लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। वे चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं पर अधिक शुल्क लगा दिया जाए जिससे उनके आयात में कमी आ जाए, लोग वो ना खरीदें। इसलिए उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद औद्योगिक मजदूर, हालांकि ज़्यादा औद्योगिक मजदूरों ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस उनसे एक दूरी बना के रखती थी। औद्योगिक मजदूरों ने काम, वेतन और खराब कार्य स्थिति और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए स्वयं को इस आंदोलन से
जोड़ लिया। अच्छा, महिलाओं ने क्यों भाग लिया इस आंदोलन में? महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में रैलियों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरने दिए। कई महिलाएं भी इस आंदोलन के दौरान जेल में गईं। उन्हें लगता था कि इस आंदोलन के जरिए समाज में उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का प्रश्न है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की कमियां क्या थी या सीमाएं क्या थी? अछूत या दलित वर्ग का झुकाव दलित वर्ग आंदोलन की तरफ था, इसलिए इस वर्ग ने इस आंदोलन के प्रति उदासीनता दिखाई, यानी भाग नहीं लिया। भारत में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भी इस आंदोलन के प्रति उदासीनता दिखाई, क्योंकि समाजवाद व्यापारियों को कभी भी लाभ नहीं देता। मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी इस आंदोलन में कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, मतलब नहीं भाग लिया। औद्योगिक मजदूर भी इस आंदोलन से लगभग दूर रहे और 1931 के गांधी इरविन समझौते के बाद किसानों का रुख भी इस आंदोलन के प्रति उत्साहपूर्ण नहीं रहा। 5 पॉइंट है, आप 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूना पैक्ट 1932। 1930 तक कांग्रेस ने अछूतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ऊंची जाति वाले हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग हल चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन बनाई और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपना अलग चुनाव क्षेत्र की मांग भी की। 1932 में पूना पैक्ट में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच आपसी सहमति से इस समस्या का हल निकाला गया। यही था पूना पैक्ट। अब 5 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामूहिक अपनेपन का भाव। ये अक्सर पेपर में आता है कि 20वीं सदी में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को कैसे जागृत किया गया। विभिन्न माध्यमों के जरिए जागृत किया गया, जैसे चित्र। अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध भारत माता के चित्र की रचना की, जिसमें भारत माता को एक देवी के रूप में दिखाया गया। फिर गीतों के जरिए 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि को समर्पित एक गीत वंदे मातरम लिखा। इसके बाद उन्हें उनके उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल कर लिया गया। फिर है तिरंगा झंडा। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का एक झंडा तैयार कर लिया था। यह तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था और इसके मध्य गांधीवादी चरखे को जगह दी गई। जुलूस में ये झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। और थी लोक कथाएं। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाली लोक कथाओं और लोकगीतों को इकट्ठा किया, जो हमारी संस्कृति की वास्तविक तस्वीरें पेश करती थी। और सबसे आखिरी में इतिहास को दोबारा लिखा गया, उसकी पुनर्व्याख्या की गई। भारतीय इतिहासकारों ने अपने उस इतिहास के बारे में दोबारा से लिखा जब हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा पर था। उन्होंने यह भी दिखाया कि गुलाम बनने के कारण हमारी इन उपलब्धियों का किस तरह पतन हो गया है। तो इन सब चीज़ों से दोबारा से राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा की गई, ताकि लोगों में एकता की भावना पैदा हो सके। तो इसके बाद अब मैं आपको प्रश्नावली दिखा रहा हूँ। आप उस प्रश्नावली को देखकर उसको हल करने की कोशिश करें। इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा, केवल आपको धीरे धीरे मैं ये दिखा रहा हूँ। आपको ये भी दे रखा है कि ये प्रश्न के उत्तर आपको किस टॉपिक में से मिलेंगे।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से इन नोट्स को सीखते रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।